डीसी मोटर इलेक्ट्रिसिटी को रोटेशन में बदलने के लिए वाइडली यूज होने वाला एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के इंटरेक्शन पे चलता है। यूं तो इसको एक बेसिक वे में भी समझाया जा सकता है, पर आज इसके एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि मोटर के घूमने में हर एक पार्ट का क्या योगदान है। डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर। इस वीडियो में हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर पे फोकस करेंगे। इस मोटर में परमानेंट मैग्नेट होता है और ये डीसी से चलता है, इसीलिए इसे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर कहते हैं। इस पूरे मोटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मोटर का घूमने वाला पार्ट इसे रोटर कहते हैं, क्योंकि इस मोटर में रोटर पे ही वाइंडिंग्स लगी होती है, इसीलिए इसे आर्मेचर भी कहते हैं। रोटर इन सभी चीजों से मिलकर बना होता है। शाफ्ट ये मोटर के सेंटर में लगने वाला रॉड होता है जो बाहरी लोड से जुड़ा होता है और उसको चलाता है। लैमिनेटेड आयरन कोर ये सॉफ्ट आयरन के पतले पतले शीट से बनाया जाता है, इसीलिए इसे लैमिनेटेड आयरन कोर कहा जाता है। इसके चारों स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें वाइंडिंग्स लगाई जाती है। इस कोर के मेन पर्पस के बारे में आगे जानेंगे। वाइंडिंग्स ये इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे इंसुलेटेड कॉपर के पतले पतले वायर से बनाया जाता है। इसी में करंट फ्लो होता है और मोटर घूमता है। कम्यूटेटर इस पूरे पार्ट को कम्यूटेटर कहते हैं। ये जनरली कॉपर का बना होता है और अलग अलग सेगमेंट में बटा होता है, जिसे कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट एंड शाफ्ट के बीच में इंसुलेटर मटेरियल होता है जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इन सबको आपस में इलेक्ट्रिकली अलग अलग भी रखता है। इंसुलेटर वाइंडिंग को कोर की वजह से कटने से भी बचाता है और इसको कोर से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड भी रखता है। मोटर का बाहर वाला पार्ट जो नहीं घूमता है इसे स्टेटर कहते हैं। इसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं। हाउसिंग ये मोटर का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जिसमें सारी चीजें लगी होती है। इस हाउसिंग का एक और काम होता है इस मोटर में, जिसके बारे में आगे देखेंगे। परमानेंट मैग्नेट ये मैग्नेट मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ब्रश कम्यूटेटर के थ्रू रोटर तक बिजली पहुंचाता है। बेयरिंग रोटर आसानी से घूम सके बिना किसी फ्रिक्शन के, इसीलिए दोनों इंड पे बेयरिंग लगाते हैं। ये भी अलग अलग टाइप का होता है। आइए अब समझते हैं कि मोटर कैसे वर्क करता है, यानी कि यह कैसे घूमता है। मोटर के घूमने के पीछे साइंस का एक नियम है जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर इसे किसी मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे तो दोनों में इंटरेक्शन होगा और इस वायर पे फोर्स लगेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं। इसके अनुसार लेफ्ट हैंड को ऐसे रखेंगे कि थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर आपस में परपेंडिकुलर रहे। अगर मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन में है और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थंब वायर पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बताता है। इस फोर्स का स्ट्रेंथ करंट के स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ दोनों पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ इसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। यानी कि करंट का डायरेक्शन बदलने से या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने से फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाता है। मोटर के अंदर ये दो मैग्नेट्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। इस फील्ड में रखा होता है यह आर्मेचर। जब इसमें ब्रश के माध्यम से बिजली पहुंचती है तो यह मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है और घूमने लगता है। ये इंटरेक्शन एग्जैक्टली कैसे होता है इसको समझने के लिए चलिए चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इतनी सारी वाइंडिंग्स के जगह पे एक सिंगल लूप पे ध्यान देते हैं और साथ ही इस मैग्नेट को भी थोड़ा दूर करते हैं ताकि आर्मेचर अच्छे से दिख सके। ये वायर इस कम्यूटेटर सेगमेंट से स्टार्ट होता है, इस स्लॉट में से पास होता है और फिर इसके अपोजिट वाले स्लॉट में पास होता है और अगले कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ जाता है। ब्रश की हेल्प से अगर इस सेगमेंट पे पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और अगले वाले सेगमेंट पे नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो इस वायर में से करंट फ्लो होने लगेगा। इस स्लॉट में करंट इधर जा रहा है तो उस वाले स्लॉट में करंट उधर जा रहा है, क्योंकि करंट पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। चलिए इसमें एक और लूप ऐड करके देखते हैं जो पिछले वाले से एक स्लॉट आगे है और नेगेटिव टर्मिनल को भी एक सेगमेंट आगे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव सेगमेंट से करंट इंटर होता है, पहला लूप में घूमता है, फिर यहाँ पर अगले लूप में इंटर करता है और इस लूप में घूमने के बाद नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ जाता है। तो आप देखो इस तरफ के दो स्लॉट्स में करंट इधर फ्लो हो रहा है और उधर वाले दोनों स्लॉट में करंट उधर की ओर फ्लो हो रहा है। क्या होगा अगर एक और लूप ऐड कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को भी एक सेगमेंट आगे शिफ्ट कर दें। आई होप आप सोच पा रहे होंगे कि इन तीनों स्लॉट्स में करंट का डायरेक्शन इधर रहेगा और उन तीनों स्लॉट्स में करंट का डायरेक्शन उधर रहेगा। इस तरह से अगर यहाँ तक लूप ऐड करते जाएंगे तो आप देखो कि इस साइड के सारे स्लॉट्स में करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है और उधर के सारे स्लॉट्स में करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब जिस तरह से हमने इधर के कम्यूटेटर सेगमेंट से लूप कनेक्ट किया था, सिमिलरली उस साइड के कम्यूटेटर सेगमेंट से भी लूप कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट इस लूप में ऐसे फ्लो होगा। जैसे जैसे यहाँ पर लूप ऐड होता जा रहा है
आप बस करंट के डायरेक्शन पे ध्यान दो कि किस किस साइड में करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो इस साइड के लूप में भी इधर वाले स्लॉट में करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है, जबकि उस साइड के सारे स्लॉट में करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब दोनों साइड के लूप को एक साथ ऐड करते हैं। फाइनली हम ये देखते हैं कि इधर वाले सारे स्लॉट्स में करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है, जबकि उधर के सारे स्लॉट्स में करंट का डायरेक्शन उधर की ओर है। ये सारे वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहे हैं ये सब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसके कारण इस पर फोर्स लगता है। फोर्स किधर लगेगा इसका पता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगा सकते हैं। इस वायर पे अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आप देख पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इधर की ओर लगा रहा है। सिमिलरली इस वायर पे भी फोर्स इधर ही लग रहा है क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है। इनफैक्ट इस साइड के सारे वायर पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ भी आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख सकते हो। आप पाओगे कि इन सभी वायर्स पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि इन सभी वायर में भी करंट एक ही डायरेक्शन में है। बट इन सब वायर्स पे लगने वाला फोर्स उधर लगने वाले फोर्स की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर रोटर के दोनों साइड पे फोर्स लग रहा है और रोटर के दोनों साइड पे लगने वाला हर एक फोर्स रोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। इससे यहाँ पर टॉर्क जनरेट होता है और रोटर घूमता है। रोटर के घूमने के साथ साथ ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट का कनेक्शन भी बदल जाता है और इन दोनों स्लॉट्स में करंट का डायरेक्शन भी बदल जाता है, ताकि फिर से सारे फोर्स रोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाए। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। मान लो कि उधर जाने पर इस वायर में करंट का डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो इससे इस पे लगने वाला फोर्स बाकियों की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि इसमें करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा बाकियों की तुलना में। तो इस पे लगने वाला फोर्स किसी न किसी फोर्स को कैंसिल कर देगा और लगने वाला टॉर्क घट जाएगा। ऐसा सारे वायर के साथ हो जाए तो सारे फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मोटर नहीं घूमेगा। इस बात को आप एक और तरह से समझ सकते हो कि अगर हम चाहते हैं कि सारे वायर पे लगने वाला फोर्स रोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाए, तो ये इंश्योर करना होगा कि हर समय इस साइड के सारे वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए और इस साइड के सारे वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। इसीलिए ये जरूरी है कि जैसे ही वायर इस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो उसमें फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन भी बदल जाना चाहिए, ताकि सारे फोर्स मिलकर रोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करे। वायर्स में करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कैसे बदलेगा, ये काम कौन करता है? तो ये काम कम्यूटेटर और ब्रश करता है। जैसे जैसे रोटर घूमता रहता है, ब्रश एंड कम्यूटेटर सेगमेंट का कनेक्शन भी चेंज होता रहता है, जिससे यहाँ से क्रॉस करने वाले वायर में करंट का डायरेक्शन भी बदलता है और मोटर लगातार घूम पाता है। इस वजह से कम्यूटेटर एंड ब्रश डीसी मोटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक हमने सिंगल टर्न वाले कॉइल के हेल्प से समझा कि रोटर को घूमने के लिए टॉर्क कैसे जनरेट होता है। मोटर में जनरली सिंगल टर्न वाला कॉइल नहीं लगाया जाता है, बल्कि बहुत सारे टर्न वाले कॉइल लगाए जाते हैं, ताकि ज्यादा फोर्स लग सके हर एक स्लॉट में और मोटर ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के एनिमेटेड वीडियोस बनाने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बात करते हैं जरा इसमें लगने वाले मैग्नेट्स और इससे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यहाँ पर मैंने जो मैग्नेट दिखाया था उसमें हर मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल दिखाया था, ताकि चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो पाए और आप लोगों को आसानी से समझाया जा सके। लेकिन असल में जब आप कोई भी मैग्नेट लेते हो तो उसमें हमेशा दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। सिंगल पोल वाला मैग्नेट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हर मैग्नेट में दो पोल्स होंगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों साइड में होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दो काम किया जा सकता है। पहला कि आप यहाँ पर मैग्नेट ही पावरफुल लगा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि आप यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल रख दो। मैग्नेटिक मटेरियल रखने से इस फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और अधिकतर मैग्नेटिक फ्लक्स मटेरियल से होकर पास होता है। इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन से बने हुए ओर का इस्तेमाल होता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। बाहर के साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे भी बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए हमें बाहर में मैग्नेटिक मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो बाहर के साइड में मैग्नेटिक मटेरियल का काम करता है ये हाउसिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड को एक पाथ प्रोवाइड करता है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर हम मोटर को और पावरफुल बना सकते हैं, ताकि ये और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाए। तो ये था डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। डीसी मोटर के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक या सजेशन कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।